हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है बेटा सभी को फेयरली तरीके से, सही तरीके से ट्रीट करना और उन सभी पर्सनों को वो देना जो वो डिजर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ और मोरालिटी की। ठीक है, कि सभी को सब जो डिजर्व करते हैं उनको वो देना, जो भी लॉ बोल रहा है कि भाई सबको इक्वल ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है? आपका जस्टिस कहलाता है। अब अलग अलग व्यूज़ क्या क्या है जस्टिस के ऊपर वो हम देखेंगे। सबसे पहले है बेटा कि एंशिएंट इंडिया में जस्टिस का मतलब होता था धर्म, कि अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आप जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो। तो राजा का जो काम होता था उसका मतलब होता था ताकि वो क्या कर सके, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए धर्म के अकॉर्डिंग काम करे। अगर वो धर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो क्या होगा, एक जस्टिस प्रोवाइड होगा और एक जस्ट सोशल ऑर्डर बना रहेगा आपका। ठीक है। सेकेंड, चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस एक पर्सन है, उन्होंने बोला, उनका मानना था कि जस्टिस का मतलब होता है जो रॉन्ग है, जो गलत करते हैं उनको पनिश करना और जो सही है उनको क्या करना, रिवॉर्ड देना। आगे यहाँ पर एंशियंट ग्रीस में एक प्लेटो नाम के पर्सन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने जस्टिस के बारे में अपनी एक बुक है द रिपब्लिक, उसमें बताया है कि जस्टिस क्या होता है। उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या करा है, जो सोक्रेटिस है और जो उनके स्टूडेंट है आपस में जो डिबेट कर रहे हैं उसको समझाते हुए बताया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई जस्टिस तो मतलब जो गलत करते हैं उनको ही अच्छा सब कुछ मिलता है, वही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं देन द वो पर्सन जो जस्ट होते हैं, जो सही होते हैं। ठीक है। आप मूवीज़ के अंदर भी देखोगे, आप देखोगे कि जो गलत कर रहे हैं उनको तो सब कुछ मिल रहा होता है टाइमली, लेकिन जो सही कर रहे हैं उनको बहुत टाइम लगता है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ को, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है हर चीज़ के काम करने में। तो ये इन्होंने बोला कि भाई जो गलत करते हैं वो तो सक्सेसफुल है, लेकिन जो सही है उनको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है बेटा आपका, पॉज करा है मैंने दी, पॉज का मतलब रुकना है ना। हेलो। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। मेरा फोन कुछ पता है चार्ज पे था, वो वीडियो बना रही थी ना, तो म्यूट कर रहा था। ठीक। वो पोस्ट कर पॉज दे, किया ठीक है मैंने। भाई ना। हाँ, ठीक है, वापस ऐसे कर। दोबारा स्टार्ट करूँ एस सी एफ पी ऐसे एफ से। तो फिर जो सोक्रेटिस है उन्होंने बोला कि अगर सभी लोग अनजस्टली काम करेंगे तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अनसेफ हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। आप उसमें भी देखोगे जो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, सही हो रहा है, भाई जो गलत लोग हैं उनको सब कुछ सही मिल रहा है, जो सही है उनको सब कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन एट द एंड देखोगे कि जो गलत कर रहे थे स्टार्टिंग में उनको लास्ट में क्या होता है, उनको सही करने के लिए मौका मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और जो सही कर रहे थे उनको क्या करते हैं, लास्ट में उनको सब कुछ सही सही उनके साथ हो जाता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, एक पर्सन है जिन्होंने बोला कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिग्निटी एंड जस्ट रिक्वायर्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर ऑल, कि सभी ह्यूमन बीइंग के पास कुछ डिग्निटी होती है, कुछ खुद की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। और सभी को क्या चाहिए, आपका जस्टिस चाहिए, सबको क्या चाहिए, एक जस्टिस होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आपके बुक में मेनली 3 दे रखे हैं, लेकिन हम और भी समझ सकते हैं ताकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लिख सको। तो पहला आपके बुक में जो 3 दे रखे हैं वो हम 3 समझाएंगे, उसके बाद 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि आप उसको भी लिख सको। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है आपका, पहला इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, कि जो लोग इक्वल है, जो इक्वल सिमिलर कंडीशंस में है उनको इक्वली ट्रीट करना। जैसे कि हमारे इंडिया में इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14, कि भाई अब जब सब दो लोग हैं, जेंडर एक जैसा जेंडर है, मान लो मेल है और ये फीमेल है, और दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज है, और जो एक जॉब करने के लिए उनको जो भी चाहिए क्वालिफिकेशन वो सब कुछ उनके पास है, तो उन दोनों को क्या करना है, हमें सेम ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम कंडीशंस में है। हम वहां पर नहीं कर सकते ना कि भाई नहीं तुम मेल हो तुम फीमेल हो तो तुम्हारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, जो दोनों सेम है उनको सेम ट्रीटमेंट देना क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। सेकेंड है आपका प्रोपोर्शनिएट जस्टिस, कि जो दो लोग अलग अलग है उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई छोटा सा क्राइम कर रहा है, मतलब छोटी सी चोरी वोरी कर ली तो उसको अलग
पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कोई बहुत सीरियस क्राइम कर रहा है जैसे कि मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग डिफरेंट पनिशमेंट होगी। आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई दोनों लोग तो बराबर हैं, आप दोनों को सेम ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का क्राइम अलग अलग है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, कि जो स्पेशल नीड्स होती है जैसे कि SC ST होते हैं, OBC होते हैं, उनको अलग से अगर स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है तो उनको स्पेशल सपोर्ट देना चाहिए। जैसे कि आपको अगर आप देखोगे आर्टिकल 16 है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब्स के अंदर, ठीक है, कि सभी जो चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कहीं से भी आते हो, उन सबको इक्वली क्या होनी चाहिए, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ही क्लॉज 4 है जो क्या करता है कि स्पेशल रिजर्वेशन होनी चाहिए किसको, SC और ST के लिए। क्यों, ताकि क्या हो सके, जो उनको जरूरत है ना उनको अलग से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल नीड आप एग्जांपल लिख सकते हो आर्टिकल 16 जो सिर्फ सबको इक्वलिटी देता है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या करता है, SC ST के लिए रिजर्वेशन देता है। आगे चौथा है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कि सभी के पास डिग्निटी होती है, भाई सभी के पास अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है, तो हम सभी क्या करते हैं, उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। जैसे कि आप अनटचेबिलिटी अगर देखोगे आर्टिकल 17, हमारे इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम होता था, जो लोअर कास्ट होती थी वो अपर कास्ट, जैसे कि यहाँ लोअर कास्ट है, सॉरी, जो लोअर कास्ट है और अपर कास्ट, इस दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अपर कास्ट लोअर कास्ट को छूते तक नहीं थे, और ये चीज़ बहुत गलत है। तो इसलिए हमने क्या करा, आर्टिकल 17 के तहत इसको बैन कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक ह्यूमन डिग्निटी, भाई सभी लोगों की एक रिस्पेक्ट होती है ना, आप कैसे मना कर सकते हो कि हम टच नहीं करेंगे उसको, और उसके टच करने से कुछ चीज़ अपवित्र हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चौथा है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन, कि भाई जो भी बेनिफिट्स होना चाहिए, जो बर्डन होना चाहिए, वो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो गरीब है उन्हीं से आप टैक्स वगैरह ले रहे हो, अमीर से तो ले ही नहीं रहे हो। तो इसलिए जैसे कि एग्जांपल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, या इनकम टैक्स वगैरह उनसे लेते हैं जो अमीर होते हैं, ताकि क्या हो सके, गरीबों को उनको वेलफेयर के तौर पे दिया जा सके। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फेयर तरीके से होगा। 6 है आपका रूल ऑफ लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था आर्टिकल 14 कि सभी लोग बराबर है, चाहे अगर आप बोलो कि कोई भी मिनिस्टर खड़ा हो कोर्ट के अंदर, या कोई आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, तो दोनों की इक्वल राइट है अगर कोई क्राइम हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है आपका, इक्वलिटी, कि लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है आपका, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑन जस्टिस, कि जस्टिस के ऊपर जो जॉन रॉल्स है उन्होंने क्या थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी को जस्टिस एज फेयरनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं बेटा जॉन रॉल, ये कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी इज वन वेयर रूल्स आर फेयर टू एवरीवन, कि एक जस्ट सोसाइटी वो होती है जहां पर क्या होता है बेटा, रूल्स जो होते हैं सबके लिए बराबर होते हैं, और स्पेशली अगर हम देखेंगे लीस्ट एडवांटेजेस को, जो भी SC ST वगैरह होते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही आपका जस्टिस कहलाता है, फेयर तरीके से ट्रीटमेंट देना। इसके अलावा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या, ओरिजिनल पोजीशन, इन्होंने क्या बोला बेटा कि अगर किसी भी पर्सन को जस्टिस प्रिंसिपल लेना है, मतलब जस्टिस प्रिंसिपल को चूज करना है, तो आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ही इमेजिन पीपल चूजिंग प्रिंसिपल जस्टिस फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन वेयर एवरीवन इज इक्वल, कि भाई सभी को इक्वल ट्रीट करते हुए आपको ध्यान में रखना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो रखनी है कि सभी क्या हो रहे हैं, इक्वल ट्रीट हो रहे हैं। अब इसके पीछे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो आपको किसी चीज के लिए आपको क्या बोला गया है, लॉ वो बनाना है, जस्टिस बनाना, वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसे, कानून बनाना है, लॉ बनाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता बेटा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करोगे, वहां पर किस पोजीशन में होगे, किस क्लास में आप वहां पर लाए कर रहे होगे, तो आप क्या करोगे, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे जो क्या होंगे, फेयर होंगे, चाहे आप किसी भी चीज में लाए करो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, क्लास से बिलोंग हो सकते हो, तो क्या होंगे, वो इम्पार्शियल होंगे, मतलब किसी की एक बायसनेस नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी चीजों को इग्नोर करके ऐसे सिचुएशन सोचो कि जब आपके पास कुछ पता ही नहीं आपको कि आप उस सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करोगे, तब आप रूल बनाओगे, तो रूल्स क्या होंगे, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वलिटी, इनका मतलब ये नहीं है कि भाई सबको इक्वलिटी दे दो, इनका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल तरीके से सबको मिले। अगर मान लो भाई एक पर्सन ए है
और दो बी पर्सन है, तो दोनों अगर सेम क्वालिफिकेशन कर रखते हैं उस जॉब के लिए, तो दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कर दो, नहीं भाई ये इस जेंडर का है या इस सोसाइटी का है या इस कास्ट का है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेम तरीके से वो बिलोंग करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं, वेलफेयर पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ताकि क्या हो सके, कंडीशंस ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस की इम्प्रूव हो सके। अब सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम आपका सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि यही जस्टिस को सोसाइटी के अंदर क्या करना, आपका बनाना, ठीक है, मेकिंग सोसाइटी को फेयर एंड इक्वल, ताकि सभी इक्वली आराम से रह सके। अब कैसे बना सकते हो आप, वेज टू परस्यू सोशल जस्टिस। पहला, अफर्मेटिव एक्शन, कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो SC ST है, उनके लिए क्या करो, रिजर्वेशंस वगैरह प्रोवाइड करो, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज दो। दूसरा है आपका वेलफेयर पॉलिसीज, कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको वेलफेयर पॉलिसी दो, जैसे कि फ्री एजुकेशन का देना, ओल्ड एज पेंशन वगैरह प्रोवाइड करना। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जो अमीर है गरीब है उनको अलग अलग तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि इनइक्वलिटीज खत्म हो सके। अगला है आपका लीगल प्रोटेक्शन, की लॉज जो भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बनाने चाहिए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बनाने चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी या स्टेट इंटरवेंशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपका। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है बेटा, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर सारी पावर किसके पास होती है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है या बिजनेस के पास होती है। मतलब जो भी रेगुलेट होगी इकोनॉमी वो कौन करेगा, मार्केट करेगी, ठीक है। जबकि स्टेट में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जब सारी पावर किसके पास होती है, सरकार के पास होती है या किसी पब्लिक सेक्टर के पास होती है। अब यहाँ पर डिसीजन कौन डिटरमाइन करेगा, कैपिटलिज्म में कौन करते हैं, सप्लाई डिमांड सप्लाई डिटरमिनेट करेंगे, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिमांड। और यहाँ कौन करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो आपका कैपिटलिस्ट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कि यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है, आपका कंपटीशन बना रहता है क्योंकि भाई प्राइवेट तरीके से है। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी अच्छे कुछ है, जैसे कि अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज़ होगा आपका, नए नए इनोवेशन को और नए नए एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको और ज़्यादा एनकरेज मिलेगा, लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट लेंगे बिजनेस खोलने में। डिसएडवांटेज क्या होगा, कि इससे इनइक्वलिटी बढ़ सकती है, जिसके पास अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, जो गरीब है और गरीब हो सकते हैं, ठीक है। पुअर में बी लेफ्ट विदाउट बेसिक सर्विसेज, उनको बेसिक सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी। अब जो सोशलिस्ट होते हैं उसके क्या फीचर्स है, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिक नीड्स, क्या प्रोवाइड करती है, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है आपका। कंट्रोल मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है कि जब किसी एक के पास पावर हो तो ये चीज़ें नहीं होगी अगर सरकार के पास पावर होगी। इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे इनइक्वलिटी कम होगी क्योंकि गरीबों में भी ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। सोशल जस्टिस प्रमोट होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इससे एफिशिएंसी नहीं होगी, लोग ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे प्राइवेट वाले कि भाई वो बिजनेस खोले, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा दी गई है और एक JS मिल के द्वारा दी गई है आपका। डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि अगर हमें एक जस्ट सोसाइटी बनानी है ना, तो हमें ना तो किसी को अपने से ऊपर समझना चाहिए और ना ही अपने से नीचे समझना चाहिए, हमें सभी को ट्रीट करना चाहिए फेयरनेस तरीके से, तभी क्या हो सकता है, आपका एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, एक काइंड सोसाइटी है, एक अच्छी सोसाइटी क्या हो सकती है आपकी, बन सकती है आपका। तो यहाँ शॉर्ट में अगर हम लर्न करें तो नो डिस्क्रिमिनेशन, काइंडनेस प्लस फेयरनेस, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको मतलब सही तरीके से करना चाहिए, फेयरली करना चाहिए ट्रीट लोगों को, ठीक है। अब JS मिल की क्या बोली इन्होंने बोला है कि जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो क्या सही है वो हमें करना है, जो गलत है हमें वो नहीं करना है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं हमें, जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, मॉरल राइट्स वगैरह, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम और भी वीडियोस इस बुक के ऊपर लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।